ओके, सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रेड ब्लैक ट्रीज के अंदर, सॉरी बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर डिलीशन को। तो हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं। एक केस, सबसे सादा केस ये है कि फर्ज करें हमें एक नोड z को डिलीट करना है, ठीक है, और z का एक राइट चिल्ड्रन है और इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। उस केस में हम सिंपली z को रिप्लेस कर देंगे r से, यानी जो z की राइट साइड पे ब्रांच एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो द डिलीशन इज प्रीटी इजी इन दिस केस। दूसरा केस ये है कि z का राइट चाइल्ड नहीं है बल्कि लेफ्ट चाइल्ड है, तो उस सूरत में हम z का लेफ्ट चाइल्ड जो है उसको z पे लगा देंगे। अगर इसके आगे फर्दर चिल्ड्रन हैं r के या l के, तो वो उसके साथ वैसे ही लगे रहेंगे। तो अगर बेसिकली जो नोड हम डिलीट करना चाहते हैं उसका एक ही चाइल्ड है, खा वो लेफ्ट है खा वो राइट है, तो वो सिंपली उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। सो अगर एक चाइल्ड है किसी पर्टिकुलर नोड का जिसको आप डिलीट करने जा रहे हैं, तो डिलीशन का केस काफ़ी सादा है। आप सिंपली उस नोड को उसके चाइल्ड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, लेकिन थिंग्स बिकम ट्रिकी व्हेन देयर आर मल्टीपल चिल्ड्रन, राइट। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये सिचुएशन है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आप ये सिचुएशन देखें तो आपके पास बेसिकली लेफ्ट साइड पे भी चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और राइट साइड पे भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप ये देखें कि आपको z को अगर डिलीट करना है, तो आप बेसिकली y जो है, यानी जो बेसिकली z का राइट चाइल्ड है, अगर उसकी लेफ्ट साइड एम्प्टी है, so this is the third case that we are talking about, in fact the second case. So अगर आप इस केस को देखें तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपने z नोड को डिलीट करना है, लेकिन z के दो चाइल्ड हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो अब इस केस में एक केस ये है कि जो y है, यानी जो z का राइट चाइल्ड है, उसकी लेफ्ट ब्रांच एम्प्टी है, उसके लेफ्ट पे कोई चाइल्ड नहीं है। तो अगर ये केस है तो इस केस में आप क्या करते हैं, z और y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इनफैक्ट आप y को z की जगह ले जाते हैं, z को वहां से डिलीट कर देते हैं, और चूंकि y की लेफ्ट साइड खाली थी, तो जो z का लेफ्ट चाइल्ड था वो y की लेफ्ट साइड पे लग जाता है और बाकी ट्री वैसे ही रहता है, राइट। सो दिस केस इज little difficult to handle than the first primitive case where we had only one child, but in this case it is even simple, because चूंकि z का जो राइट चाइल्ड है उसकी लेफ्ट ब्रांच खाली है, तो आप सिंपली y को उठा के z की जगह पे ले गए और जो लेफ्ट चाइल्ड था z का, वो y का लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और जो y की राइट साइड की ब्रांच थी वो वैसे की वैसे उसके साथ आगे आ जाएगी, राइट। So I hope there is no ambiguity in this. Okay, the more trickier case is कि जो y है, इस केस में अगर आप देखें आपको z को डिलीट करना है, दोनों ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। इस केस में अगर जो आपकी राइट ब्रांच है उसके अंदर आपकी लेफ्ट नोड खाली नहीं है, तो आपको बेसिकली तब तक आगे मूव करना है जब तक कोई ऐसी नोड नहीं आ जाती जिसकी राइट ब्रांच खाली हो। यू गेट दिस पॉइंट? So you see, you need to delete z here, okay? But z has two children, left and right. In the previous case we said कि okay, जो right child है उसकी left branch खाली है, तो हमने simply इसको ऊपर ले गए और left child यहाँ पे लगा दिया y के। लेकिन इस केस में जो z का right child है उसकी left branch खाली नहीं है, ठीक है, there is something there, और राइट ब्रांच में भी कुछ हो सकता है। अगर इसकी लेफ्ट ब्रांच खाली नहीं है तो हम इसके बेसिकली लेफ्ट पे तब तक जाते रहेंगे, यानी हम z के राइट चाइल्ड के लेफ्ट पे, यानी यहाँ दरमियान में इंटरमीडिएट नोड्स हो सकती हैं, हम इसके लेफ्ट पे तब तक आगे मूव करते रहेंगे जब तक हमें लेफ्ट पे निल नहीं मिल जाता। वो हो सकता है एक नोड के फासले पे मिले, दो नोड के फासले पे मिले, तीन नोड के फासले पे मिले, लेकिन बेसिकली हम तब तक मूव करते रहेंगे जब तक हमें लेफ्ट चाइल्ड में नल नहीं मिल जाता, राइट। अब जब आपको ऐसी नोड मिल गई जहां आपका ये जो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो निल है, उस सूरत में आप क्या करेंगे, कॉल इट वाई नाउ। अब इसको आप हम वाई कह देते हैं, ठीक है। आप बेसिकली अब क्या करेंगे कि आप इसको एक काइंड ऑफ इस तरह की रीओरिएंटेशन में ले आएंगे। आप वाई को ऊपर ले जाएंगे और जो मिसाल के तौर पे इसका राइट चाइल्ड था जी का, उसको इसके राइट पे लगा देंगे, ठीक है। सो बेसिकली पहले जो नोड आर z के राइट पे थी, अब वो y के राइट पे आ गई,
ठीक है। और z की जो राइट साइड थी वो वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। और दूसरी चीज क्या होगी कि जो बेसिकली लाइक इस केस में जो आपको y के राइट पे नजर आ रहा है उसको आप r के लेफ्ट पे लगा देंगे। सो वी लाइक सी इट अगेन, हमने z को डिलीट करना है और इस केस में उसके दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। और अगला प्रॉब्लम यह है कि जो उसका राइट चाइल्ड है उसकी लेफ्ट नोड एम्प्टी नहीं है, उसकी लेफ्ट नोड पे कुछ मजीद नोड्स एग्जिस्ट करती हैं, वो यहाँ पे लाइक एक दो तीन कुछ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम तब तक लेफ्ट पे मूव करते रहेंगे जब तक हमें निल नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें निल मिलेगा तो जो लास्ट नोड होगी निल से पहले उसको हम वाई कह देते हैं। अब वाई बेसिकली क्या करेगा, वाई ऊपर आएगा और ये जो राइट चाइल्ड था जी का ये अब वाई का राइट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, जो राइट चाइल्ड था जी का वो अब वाई का राइट चाइल्ड बन जाएगा। सो ये यहाँ पे आ गया। और एक प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड पे तो ज़ाहिर है इसके था ही कुछ नहीं, सो वो तो खाली ही रहेगी फिलहाल। लेकिन जो इसकी राइट साइड थी वहां पे कुछ था, तो जो इसकी राइट साइड पे था वो जो लाइक राइट नोड अभी जी के नीचे थी जो वाई के नीचे आ गई है ये उसके राइट पे लग जाएगा। सो ये नोड यहाँ पे आ जाएगी और अब वाई जो है वो जी की जगह ले लेगा और जी का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो वाई का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। राइट, सो लाइक जी जी, जी वाई से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन यानी रिप्लेस रिप्लेस का मतलब, हाँ यानी वाई जी को रिप्लेस कर देगा, इसका मतलब ये है कि जी वाई की जगह पे नहीं जा रहा। राइट, सो रिप्लेसमेंट का ये मतलब होता है, या सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे की जगह लेंगे, लेकिन रिप्लेस का मतलब ये है कि वो खत्म हो जाएगा जी। सो वाई उसकी जगह पे आ जाएगा। राइट, सो ये दोनों केसेस बेसिकली रिजेंबल करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इस केस में वाई के इमीडिएट राइट, जी के इमीडिएट साइड पे राइट साइड पे एक ऐसी नोड है जिसका लेफ्ट नोड जो है वो खाली है। लेकिन सेकेंड केस में लेफ्ट नोड अगर खाली नहीं है तो हमें तब तक आगे मूव करना पड़ेगा जब तक हमें खाली नोड नहीं मिल जाती। सो जैसे ही हमें खाली नोड मिलेगी हम उसको बेसिकली एक काइंड ऑफ रोटेट करके ऐसे ले आएंगे कि z की राइट साइड y की राइट साइड पे लग जाए, y की लेफ्ट साइड r के राइट साइड पे लग जाए और जो z का लेफ्ट चाइल्ड था वो y का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। राइट, सो बेसिकली ये तीन केसेस हैं जो आपको हैंडल करने पड़ते हैं डिलीशन के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री की डिलीशन के अंदर। ठीक है, बस लगता है मोइस को समझ आई है आज, पता नहीं क्यों, बाकियों को तो किसी को नहीं आई। क्यों जी, ऐसा ही है? बाकी भी किसी ने समझ आई कि सारे सौ गए ने? Okay, great. Okay, the next topic that we are going to discuss is basically red black trees. Red black trees की थोड़ी सी slides सादा सी हैं, so I will be using them. Basically, then we will go back to the book anyway. So basically जो like binary search trees थे उनमें एक लिमिटेशन थी जिसका हमने पहले भी तस्करा किया था, और वो लिमिटेशन क्या थी कि उसकी हाइट है वो बाउंडेड नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री की वर्स्ट हाइट कितनी हो सकती है? इससे मुतल्लिक भी सवाल आपसे पूछे गए थे। बाइनरी सर्च ट्री की वर्स्ट केस हाइट क्या हो सकती है? कैन एनीबॉडी टेल? या द वर्स्ट केस हाइट ऑफ, इट्स echoing. So the worst case height of like binary search tree is order of n, क्योंकि सारे n elements जो हैं वो एक लाइन में आ सकते हैं, सो ये वर्स्ट केस होगा उसका। और बेस्ट केस हाइट क्या हो सकती है? log n। सो बाइनरी ट्री की आइडियल हाइट जो होती है वो log n होती है, और वर्स्ट हाइट, जितने एलिमेंट है वो सारे अगर एक ही लाइन में आ जाए तो ये वर्स्ट हो सकता है उस केस में। सो दैट मीन्स हमारी जो हाइट है बाइनरी सर्च ट्री की वो log n और n के दरमियान कहीं होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि log n और n में काफ़ी फ़र्क है। सो दैट्स लॉगरिथमिक, log n इज़ ऑब्वियसली लॉगरिथमिक whereas n इज़ लीनियर। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने बाइनरी ट्रीज जो हैं उनको बैलेंस ना कर पाए। हम ऐसे ट्रीज बनाना चाहेंगे जिनको बैलेंस किया जा सकता है।
सो हम ऐसे ट्रीज बनाना चाहेंगे जिनकी हाइट को बैलेंस किया जा सकता है, राइट। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती कि हम उसकी हाइट को बैलेंस कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई बज़ाहिर तरीका नहीं है जिसके ज़रिए हम ये इंश्योर कर सकें कि हम उसकी हाइट को किसी ना किसी तरीके से लॉगरिथमिक फैक्टर पे बैलेंस कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे अब जो आगे की डिस्कशन है जो हमें मिसाल के तौर पे रेड ब्लैक ट्रीज के अंदर मिलेगी, राइट। सो इफ़ यू रिमेंबर, तो जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो हमने टॉपिक का नाम बुनियादी तौर पे रखा था बैलेंस्ड ट्रीज, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि जो बाइनरी सर्च ट्री है उसको बैलेंस करना, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो बैलेंस्ड ट्री होगा। उसके अंदर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है कि सारी की सारी नोड्स एक ही साइड पे, लेफ्ट पे सारी लग जाएं, राइट पे सारी लग जाएं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो व्हाटएवर दैट इज, राइट। सो हम चाहते क्या हैं, अब जब हम रेड ब्लैक ट्रीज की तरफ जा रहे हैं तो बुनियादी तौर पे हम ट्रीज को बैलेंस करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि जो ट्री की हाइट है वो लॉगरिथमिक फैक्टर पे बाउंड हो, ना कि लीनियर फैक्टर पे बाउंड हो। यानी हम वर्स्ट केस में ये कह सकें कि इस ट्री की हाइट लॉग एन क्रॉस नहीं करेगी, राइट, ना कि बेस्ट केस में। सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? So as I said, that the height of the binary search tree is guaranteed to be bounded above by O of n, and that is a very bad guarantee. We want a better guarantee. हम किसी तरीके से अगर ये गारंटी कर सकें कि ट्री की हाइट लॉगरिथमिक रहेगी, तो दैट इज समथिंग बेस्ट दैट वी वुड लाइक टू डू। सो बुनियादी तौर पे बाइनरी सर्च ट्रीज से आगे की जो थ्योरी है, मिसाल के तौर पे अभी हम रेड ब्लैक ट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो रेड ब्लैक ट्रीज का बुनियादी पर्पस ये है कि हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि ट्री की हाइट वर्स्ट केस में भी लॉगरिथमिक फैक्टर को एक्सीड नहीं करेगी, लीनियर फैक्टर पे नहीं जाएगी, राइट। ओके, सो लाइक ये बैकग्राउंड की बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स जस्ट गो फॉरवर्ड विद रेड ब्लैक ट्रीज। अब रेड ब्लैक ट्रीज बेसिकली क्या होते हैं? दे आर बाइनरी सर्च ट्रीज, बट दे हैव 5 एडिशनल प्रॉपर्टीज। 1, हर नोड के साथ हम कलर एसोसिएट कर देते हैं, और ट्री में बेसिकली हर नोड जो है वो दो में से कोई एक कलर ले सकती है, या वो कलर रेड होगा या वो कलर ब्लैक होगा। सो बेसिकली ये इंडिकेट करने के लिए हम ट्री की नोड के अंदर एक बिट का इजाफा कर सकते हैं, उसको लाइक 0 रख के हम रेड को इंडिकेट कर सकते हैं, या 0 रख के हम ब्लैक को इंडिकेट कर सकते हैं, और 1 रख के हम रेड को इंडिकेट कर सकते हैं। सो 1 बिट इज इनफ टू इंडिकेट द कलर ऑफ द नोड, राइट। सो हर नोड का कलर होगा, और वो कलर या रेड होगा या ब्लैक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, द रूट इज ऑलवेज ब्लैक। जो पहली नोड होगी ट्री की वो हर हाल में ब्लैक होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, the leaves, which are basically the null nodes at the end, which are used as sentinel values. So the last nodes in the tree are always black. So the leaf nodes or the null nodes at the end are all black as well. So root भी black है, leaves भी black है. So if a node is red, the fourth property is, if a node is red, then both its children are black. बाइनरी है तो ज़ाहिर चिल्ड्रन दो ही हो सकते हैं। अगर कोई नोड रेड है तो फिर उसके जो चिल्ड्रन होंगे दोनों, कोई नहीं है तो और बात है, लेकिन अगर उसके कोई चिल्ड्रन होंगे एक या दो तो वो दोनों ब्लैक होंगे, राइट। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? All simple paths from any node x excluding x to a descendant leaf have the same number of black height. इसका मतलब यह है कि किसी भी नोड पे खड़े होके अगर हम उस नोड से लीफ की तरफ ट्रैवल करें तो उस रास्ते के ऊपर जो नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होंगी वो सेम होंगी। यानी आप वहां से किसी भी रास्ते पे चले जाएं, नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हर रास्ते के ऊपर सेम होंगी। तो नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स किसी भी रास्ते के ऊपर जो है उसको हम उस नोड की ब्लैक हाइट कहते हैं। अब इनको हम लाइक वन बाय वन मिसाल के तौर पे देखते हैं। सो मिसाल के तौर पे ये एक एग्जाम्पल रेड ब्लैक ट्री है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक खास चीज़ ये नज़र आएगी कि आखिर में आपको नल नोड्स नज़र आएंगी, राइट। सो बेसिकली ये
एक्सप्लिसिटली नल्स इंडिकेट नोड्स को इस्तेमाल करता है एंड द एंड, जो किसी ना किसी तरीके से इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन में यूजफुल साबित होती हैं। सो पहली हमारी प्रॉपर्टी ये थी कि एवरी नोड इज ईदर रेड और ब्लैक। सो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ ट्री में दो ही कलर्स हैं, या रेड है या ब्लैक है। दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है द रूट नोड इज ब्लैक, सो द रूट इज ब्लैक, और ऑल द लीव्स आर ब्लैक। लीव्स और नल नोड्स जो हैं वो भी ब्लैक है। सो यहाँ आपको लीव्स या नल नोड्स नजर आ रही हैं, वो भी सारी की सारी ब्लैक है। सो दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी भी ये ट्री होल्ड कर रहा है। ओके, उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है इफ अ नोड इज रेड देन बोथ इट्स चिल्ड्रन आर ब्लैक। सो मिसाल के तौर पे ये एक रेड नोड है, तो इसके दोनों चिल्ड्रन लाजमन ब्लैक होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये रेड नोड है, इसके चिल्ड्रन भी ब्लैक होने चाहिए। ये रेड नोड है, इसके चिल्ड्रन भी ब्लैक होने चाहिए। ये रेड नोड है, तो इसके चिल्ड्रन भी ब्लैक होने चाहिए। सो द प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज दैट इफ अ नोड इज रेड then both its children must be black. और आखिरी प्रॉपर्टी ये है कि all simple paths from any node x excluding x to a descendant leaf have the same number of black height. मिसाल के तौर पे फर्ज करें हम 7 नोड पे खड़े हैं और हम यहाँ इसकी ब्लैक हाइट नोट करना चाहते हैं। तो इसकी ब्लैक हाइट नोट करने का मतलब ये है कि इसके किसी भी पाथ के ऊपर नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स कितनी हैं वो हर तरफ सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरफ जाएं तो 1 2, इसकी ब्लैक हाइट इस साइड से कितनी है? 2 1 2। तो किसी भी लीफ नोड की तरफ जाएं 2 इसकी ब्लैक हाइट है। इस साइड पे आ जाएं, यहां अगर आके देखें तो 1 2 1 2 1 2 1 2। फिर यहां आ जाए तो 1 2, यहां आ जाए तो 1 2 1 2। तो बेसिकली आप किसी भी नोड पे खड़े होके किसी भी रास्ते की तरफ चले जाएं तो उस नोड से ओरिजिनेट होने वाले तमाम रास्तों के ऊपर नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स जो होंगी उनकी तादाद सेम होगी, एक्सक्लूडिंग दैट नोड इटसेल्फ, राइट। तो इसको हम कहते हैं ब्लैक हाइट ऑफ अ नोड। सो मिसाल के तौर पे इस नोड की ब्लैक हाइट 2 है, इस नोड की ब्लैक हाइट भी 2 है, ठीक है। इस नोड की ब्लैक हाइट 1 है। इसकी 1 क्यों है? बिकॉज इसके रास्ते पे अगर आप आगे जाएं, इसको नहीं गिनना इसके अंदर, इसको अगर आगे गिने आगे जाके देखें तो बेसिकली दिस इज 1। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक। Okay, so any question till this point? Okay. Okay, now there is a theorem that says that the red-black tree with n keys has height less than or equal to 2 log n plus 1, right? So this theorem basically tends to prove कि अगर आपके पास एक red-black tree है जिसके अंदर n कीज हैं या n नोड्स हैं, तो उसकी हाइट जो होगी वो 2 log n plus 1 से कम या उसके बराबर होगी, यानी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 2 log n plus 1 होगी। अब इसका इफेक्ट बेसिकली क्या है? अगर हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं तो लाइक 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो हाइट है रेड ब्लैक ट्री की
वो log n फैक्टर पे बाउंडेड है। ये वो बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम अचीव करना चाहते थे ट्रीज को बैलेंस करते हुए, जो बाइनरी सर्च ट्रीज में एग्जिस्ट नहीं करती थी। बाइनरी सर्च ट्रीज में ट्री की वर्स्ट केस हाइट n हो सकती थी, जबकि रेड ब्लैक ट्रीज की तरफ हम आए ही इसलिए हैं कि हम ये इंश्योर कर सके कि जो हाइट है उसको लॉगरिथमिक फैक्टर पे बाउंड किया जा सके। अब इसका एक सिंपल इंडक्शन बेस्ड प्रूफ जो है वो बुक में डिस्कस किया गया है, उसको 0 और 1 रख के, बट आई वुड लाइक नॉट रियली कंसिडर इट वेरी नेसेसरी कि हम इसको डिस्कस करें, बट वी जस्ट लाइक से इट दैट the height of a red black tree is bounded by log n and not by n, which is a major breakthrough or major achievement over the height bounds of the tree. ये स्लाइड सेट वैसे इसको जरा एक थोड़े और डिफरेंट इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करता है। यू कैन हैव अ लुक एट इट इफ यू लाइक डिजायर सो, बट लाइक आई वुड स्किप इट। ओके, अब बेसिकली अगर हम सिर्फ इंटुइटिवली बात करें कि इसकी हाइट जो है वो लॉग एन पे क्यों बाउंड होगी, बेसिकली जो 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं जो हम रेड ब्लैक ट्रीज में एक्स्ट्रा देखते हैं कंपेयर टू बाइनरी सर्च ट्री, ये प्रॉपर्टीज इस चीज को इंश्योर करने के लिए काफ़ी हैं कि हमारी हाइट जो होगी वो लॉगरिथमिक होगी। और अभी हम देखेंगे कि जब हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेशन भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि वो इसकी हाइट जो है उसको मेंटेन कर सकें। So the result is that the queries search, min, max, successor and predecessor all run in O of log n time on a red black tree with n nodes. तो अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है, min फाइंड करना है, max फाइंड करना है, successor फाइंड करना है, predecessor फाइंड करना है, तो ये सारे काम अब हम log n में कर सकते हैं। यही काम अगर हमें बाइनरी सर्च ट्री में करने थे तो हम कहते थे कि इनका जो वर्स्ट केस लाइक सिनेरियो होगा वो O of h होगा, O of height। अब अगर ऑर्डर ऑफ हाइट जो है, जो उसका हाइट है वो अगर n पे चली जाती है तो ये क्वेरीज भी n में रन होंगी, और अगर बाय स्ट्रोक ऑफ लक अगर ट्री की हाइट log n है तो ये क्वेरीज भी लाइक उसमें log n में रन हो जाएंगी। लेकिन रेड ब्लैक ट्रीज के केस में चूंकि ये इंश्योर किया जा सकता है कि ट्री की हाइट लॉगरिथमिक फैक्टर पे बाउंड है वर्स्ट केस में, तो लिहाजा हम ये यकीन से कह सकते हैं कि अगर हम सर्च, मिन, मैक्स, सक्सेसर और प्रीडिसेसर के ऑपरेशंस लाइक रेड ब्लैक ट्री में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये सारे ऑपरेशन गारंटीड लॉगरिथमिक टाइम के अंदर रन हो जाएंगे। सो मिसाल के तौर पे अगर हमें min फाइंड करना है, वी नो दैट्स द लेफ्ट मोस्ट नोड। अगर हमें max फाइंड करना है, वी नो दैट इट इज द राइट मोस्ट नोड। और इसी तरीके से प्रीडिसेसर और सक्सेसर फाइंड करने के लिए जो तरीका हमने बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री में अडॉप्ट किया था वही तरीका यहाँ पे एप्लीकेबल होगा प्रीडिसेसर और सक्सेसर फाइंड करने के लिए भी। अच्छा, अब ये ऑपरेशन ट्री को मॉडिफाई नहीं करते, सर्च, मिन, मैक्स, सक्सेसर और प्रीडिसेसर ये ट्री को मॉडिफाई नहीं करते, लेकिन कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो ट्री को मॉडिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम नोड इंसर्ट करते हैं या कोई नोड डिलीट करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ट्री के अंदर तब्दीली आएगी। अब ट्री के अंदर अगर तब्दीली आएगी तो हमें दोबारा इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि जो तब्दीली आई है ट्री के अंदर वो रेड ब्लैक ट्री की 5 प्रॉपर्टीज़ को वायलेट नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो वायलेट करेगी तो फिर ये रेड ब्लैक ट्री नहीं रहेगा। तो अगर वो वायलेट कर रही है तो हमें किसी तरीके से उस वायलेशन को रिमूव करना पड़ेगा ताकि ये एक प्रॉपर रेड ब्लैक ट्री रह सके। और जब हम ये करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये मजीद समझ आएगी कि ऐसा क्यों होता है कि रेड ब्लैक ट्री की हाइट जो है वो लॉगरिथमिक फैक्टर पे बाउंड रहती है। So the operations insert and delete cause modifications to the red black trees। ज़ाहिर है यहाँ insertion और deletion थोड़े से ज़्यादा tricky हो जाते हैं, हम insertion operation को discuss करेंगे और deletion को फिलहाल यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। So the operation insert and delete cause modification to the red black tree in what way? एक तो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इटसेल्फ ज़ाहिर है उसमें कोई नोड का इजाफा कर रहा है या कोई नोड रिमूव कर रहा है, ठीक है। फिर इसका इम्पैक्ट कलर्स के ऊपर हो सकता है, क्योंकि आप एक नई नोड ऐड करेंगे तो उससे कलर प्रॉपर्टीज इम्पैक्ट हो सकती हैं। और फिर रीस्ट्रक्चरिंग द लिंक ऑफ द ट्री वाया रोटेशन, हमें उसको रीस्ट्रक्चर भी करना पड़ सकता है उन वायलेशंस को रिमूव करने के लिए। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि बेसिकली ये चीज़ कैसे काम करती है। लेकिन हम इंसर्शन करने से पहले एक सादा ऑपरेशन जो हमें फ्रीक्वेंटली रेड ब्लैक ट्रीज में परफॉर्म करना पड़ता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दैट लाइक ऑपरेशन इज कॉल्ड रोटेशंस। सो रोटेशन कैसे काम करती है? बेसिकली आप देखें तो आप नोड बी को राइट रोटेट कर सकते हैं या यहाँ पे जो नोड ए है इसको लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं।
तो राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन काइंड ऑफ एक सिमेट्रिक ऑपरेशन है। जो राइट रोटेशन का इम्पैक्ट है उसको उसके ऊपर अगर आप लेफ्ट रोटेशन कॉल कर लें तो उसको काइंड ऑफ रिवर्सल में ले जाती है। सो बेसिकली पहले हम कहते हैं कि हम इस ट्री को, जहां बी नोड बी जो है, इसको राइट रोटेट करना चाहते हैं। इसको राइट रोटेट करने का मतलब ये है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड इसके ऊपर आ जाएगा और ये अपने लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड बन जाएगा। सो यू सी, हमने ए को उठाया और बी के ऊपर कर दिया यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली हम बी को राइट रोटेट कर रहे हैं। सो बी को हम लाइक रोटेट करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। सो हमने बी को नीचे किया और ए को ऊपर कर दिया, राइट। जी जी, वी सी दैट, जस्ट वी जस्ट सी इट नाउ। ओके, सो हमने जब बी के ऊपर राइट रोटेट कॉल किया तो ए ऊपर आ गया और बी उसका चाइल्ड बन गया। अब जब बी ए का चाइल्ड बनेगा, राइट चाइल्ड, तो बी के राइट पे तो पहले बीटा लगा हुआ था यहाँ पे, राइट। सो हमारे पास बीटा की जगह नहीं बची, राइट। बी के राइट साइड पे जो चाइल्ड है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए के लेफ्ट साइड पे जो चाइल्ड है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहां पे होगा कि जो ए का राइट चाइल्ड है बीटा, वो अब यहां पे नहीं रह सकता क्योंकि ए के राइट पे तो बी आ गया, ठीक है। सो इस केस में आप क्या करते हैं कि जो ए का राइट चाइल्ड है वो बी का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, क्योंकि बी की लेफ्ट ब्रांच खाली हो गई, क्योंकि पहले बी के लेफ्ट पे ए लगा हुआ था, अब बी की लेफ्ट ब्रांच खाली हो गई, तो बीटा जो है वो बी के लेफ्ट पे लग जाएगा। तो अगर आप बी को राइट रोटेट करते हैं तो बी अपने लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड बन जाता है और बी अडॉप्ट कर लेता है अपने चाइल्ड के राइट चाइल्ड को एज इट्स लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑपरेशन का इंपैक्ट ये है कि जो कीज का ऑर्डर है वो डिस्टर्ब नहीं होता, द ऑर्डर ऑफ द कीज रिमेन द सेम। इसी तरीके से अगर आप ए के ऊपर लेफ्ट रोटेशन कॉल करें तो ये इसका रिवर्स होगा। इस केस में क्या होगा, बी ए का पेरेंट बन जाएगा, राइट। और ए जो कि बी का पेरेंट था, अब वो ए जो है वो बी का चाइल्ड बन जाएगा। बी ए का राइट चाइल्ड था, ए बी का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर है ए बी से छोटा है, ठीक है। और एक और मसला क्या होगा कि बी का जो राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड है, अब उसके लिए जगह खाली नहीं बचेगी, क्योंकि बी के लेफ्ट पे तो अब ए लग गया है। तो उस सूरत में क्या होगा कि जो बीटा होगा यानी बी का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो ए का राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशंस एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। सो हम रेड ब्लैक ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं वो रोटेशन ऑपरेशन है। रोटेशन ऑपरेशन की जरूरत हमें दोनों सूरतों में पड़ती है। अब एक प्रॉपर्टी तो हमने ये कही रोटेशन की, अभी हम इसको लाइक प्रॉपर कीज के साथ देखते हैं आगे एग्जांपल को। एक प्रॉपर्टी तो हमने ये कही रोटेशन की कि रोटेशन ऑर्डर मेंटेन करती है, तरतीब खराब नहीं होगी, तरतीब वही रहेगी जो ओरिजिनली थी। जैसे बाइनरी सर्च ट्री में हमने कहा था कि जो उनको अगर आप इन ऑर्डर वॉक करें तो आप तरतीब से उनको प्रिंट करेंगे, तो तरतीब यहाँ इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि तरतीब अगर इंटैक्ट नहीं रहती तो फिर तो पर्पस ही फॉत हो जाता है इसका। दूसरी चीज ये कि ये ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म किया जा सकता है, बिकॉज इट्स प्राइमरली अ चेंज ऑफ अ फ्यू कीज। तो हमें एग्जैक्टली मालूम होता है हर केस में आपको 3-4 एंट्रीज तब्दील करनी है, तो हम कहते हैं कि जो रोटेशन का ऑपरेशन है ये कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे मसलन हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्री है, ठीक है, और हम यहाँ पे 20 के ऊपर राइट रोटेट कॉल करते हैं। 20 पे राइट रोटेट कॉल करने का मतलब ये होगा कि 16 20 की जगह चला जाएगा और 20 16 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो 16 20 की जगह चला गया और 20 16 का राइट चाइल्ड बन गया, ठीक है। और एक और मसला अब क्या होगा कि जो 16 का लेफ्ट चाइल्ड था 17, उसके लिए जगह नहीं बची, क्योंकि 16 के लेफ्ट पे 17 लगा हुआ था, लेकिन अब तो 16 के लेफ्ट पे 20 लग गया है, तो 17 20 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। क्योंकि 20 की राइट साइड खाली हो गई है तो 17 को हम 20 का राइट चाइल्ड बना देंगे। इसी तरीके से अगर आप 16 के ऊपर वापस लेफ्ट रोटेट कॉल करेंगे तो 16 नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, और इस केस में जो 17 है, 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड है, वो 16 का राइट चाइल्ड बन जाएगा 17, राइट। और इन दोनों केसेस में जो अगर आप इसके ऊपर इन ऑर्डर ट्री वॉक करेंगे तो दोनों का जवाब एग्जैक्टली सेम आएगा, देयर विल बी नो चेंज। सो इट इज 2 6 8 9, right? And then like you go to this way, so you go all the way down 11 15 16 17 20 22, and then you go here 31
एंड देन यू गो हियर 39 41 42, यही तरतीब आपको एग्जैक्टली यहाँ भी मिलेगी। सो रोटेशन ऑपरेशन का एक ख़ास करेक्टरिस्टिक ये है कि इससे ट्री के अंदर जो तरतीब है उस पर कोई तब्दीली नहीं आती। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। हम्म। वो बी के लेफ्ट पे वो 20 के लेफ्ट पे आ जाएंगे। नहीं, जो 16 के राइट वाले, जो लेफ्ट वाले हैं वो वहीं रहेंगे, जो राइट वाले हैं वो 20 के लेफ्ट पे चले जाएंगे। यस 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 यस, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स सिमेट्रिक। अच्छा, एक चीज याद रखिए, लाइक ये चूंकि ऑपरेशन ट्री के जो ऊपर रोटेशन ऑपरेशन होते हैं ये अक्सर ट्रिकी होते हैं, एंड इट इज लाइक वेरी कॉमन टू फॉरगेट लाइक समथिंग एंड लाइक मिस अ पार्ट ऑफ इट। दैट्स वेरी नॉर्मल। पर्पस ये नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली ये याद रहे कि यार अच्छा ये क्या था, यू कैन ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड ओवर दैट। मेन थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट अ रोटेशन डज, राइट, एंड इट विल शॉर्टली बी वेरी क्लियर टू अस कि हम रोटेशन करते क्यों हैं। अभी हम देखते हैं कि हम रोटेशन क्यों करते हैं, यानी हम रोटेशन कैसे करते हैं ये हमने देख लिया, लेकिन इसका हमें को फायदा भी होता है या हम खामखाई रोटेशन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है। सो यू विल शॉर्टली सी कि रोटेशन की वजह से ही हम ये इंश्योर करते हैं कि हम ट्री की हाइट को बैलेंस रख पा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम इंसर्शन का केस देखते हैं। अब जाहिर है जब आप कोई चीज इंसर्ट करेंगे तो उससे ट्री की हाइट के अंदर इम्बैलेंस आने का इम्कान होता है, इसके अलावा ट्री की प्रॉपर्टीज भी डिस्टर्ब होती हैं। फर्स्ट करें हम नोड जो है वो 15 इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम लाइक हमें मालूम है कि नोट 15 इंसर्ट करनी है तो कैसे होगी। 15 है तो 7 से बड़ा है तो राइट साइड पे जाएगा, 18 से छोटा है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, 10 से बड़ा है तो राइट साइड पे जाएगा, 11 से बड़ा है तो 15 बड़ा है तो राइट साइड पे जाएगा। तो ये यहाँ खाली जगह मिली, हमने 15 को यहाँ इंसर्ट कर दिया, यही इंसर्ट होगा ना 15। दिस इंसर्शन इज एग्जैक्टली द सेम एज वी डू इन बाइनरी सर्च ट्रीज। ठीक है। अच्छा, अब इंसर्शन का पहला कानून ये है कि आप जो भी नई नोड किसी रेड ब्लैक ट्री के अंदर इंसर्ट करेंगे उसका कलर रेड रखेंगे, राइट। सो इंसर्ट एक्स इन ट्री, कलर एक्स रेड। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर हम मिसाल के तौर पे ज़ाहिर है जो भी नोड हमने इंसर्ट करनी है उसका कलर तो कोई रखना है हमें, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम जो नई नोड इंसर्ट करते हैं उसका कलर अगर हम रेड रखते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। उसका फ़ायदा बेसिकली ये होगा कि जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं रेड ब्लैक ट्रीज़ की, उसमें से सिर्फ चौथी प्रॉपर्टी है जो इससे मुतासर होगी, पहली दूसरी तीसरी और पांचवी प्रॉपर्टी इससे डायरेक्टली मुतासर नहीं होगी। ठीक है। बिकॉज ब्लैक हाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, रूट नोड ब्लैक रहेगी, जो नल लीव्स हैं वो भी ब्लैक रहेंगे। ठीक है। सो और ब्लैक हाइट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बचती है जो इससे डिस्टर्ब हो सकती है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 4 कि अगर कोई नोड रेड है तो उसके चिल्ड्रन ब्लैक होंगे। सो अब इस केस में अगर आप देखें तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है वो ये है कि 15 11 के राइट पे इंसर्ट हुआ है और इसका कलर रेड है जबकि इसके पेरेंट का कलर भी रेड है। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक रेड पेरेंट के चाइल्ड भी रेड हो। तो ये वायलेशन है जो हमें इस वक्त यहाँ पे नजर आ रही है। तो अब चूंकि सिर्फ एक प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो हमारा काम इस एक प्रॉपर्टी को दोबारा मेंटेन करना है। तो हम बेसिकली करते क्या है कि हम इस वायलेशन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। हम ये कहते हैं रीकलर मूविंग द वायलेशन अप द ट्री। आप वायलेशन रीकलरिंग के जरिए वायलेशन को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। ठीक है। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि 15 रेड है तो 11 रेड नहीं हो सकता। ठीक है। अब 11 अगर रेड नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, 11 ब्लैक हो सकता है। अगर 11 ब्लैक होगा, ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे एक जो उसकी सिंक्रोनस चेंज कर रहे होंगे कि हम इसको रेड कर देंगे। ठीक है। सो अब ये ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करें इस तरीके से कि हम इन दोनों को ब्लैक कर देते, ठीक है, और इसको रेड कर देते, तो बेसिकली आपने किया क्या है, आपने किया सिंपल रीकलरिंग। ठीक है। यानी
आपके पास यहाँ ये नोट्स थी रेड और ये ब्लैक थी, आपने कहा जी ठीक है, अब यहाँ हमें ब्लैक चाहिए तो हम इन दोनों को ब्लैक कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, राइट। इट वेंट लाइक दिस। इससे क्या हुआ कि यहाँ जो वायलेशन हो रही थी वो खत्म हो गई, लेकिन वायलेशन इन टोटल खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी आपके पास ऊपर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ अब ये दो रेड आ गए, दो इकट्ठे रेड तो नहीं हो सकते, अगर ये रेड है तो फिर इसके चिल्ड्रन जो हैं उनको ब्लैक होना चाहिए। अच्छा, अब इसका एक चाइल्ड ब्लैक है ऑलरेडी, इसका प्रॉब्लम इसके साथ है कि ये चाइल्ड जो है वो ब्लैक नहीं है, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करते हैं, आपने जब ये देखा बेसिकली आपके पास अब ये जो दो कंसेक्यूटिव रेड आ रहे हैं, पिछले केस में बेसिकली क्या था, पिछले केस में हमारे पास जो वायलेशन थी वो ये थी कि ये दोनों सिबलिंग्स जो थे ये रेड थे, आपने दोनों सिबलिंग्स को ब्लैक किया और पेरेंट को रेड कर दिया, ठीक। तो आपने दोनों सिबलिंग्स को ब्लैक किया, पेरेंट को रेड कर दिया। अब इस केस में अगर आप देखें तो सिबलिंग्स के कलर सेम नहीं है, एक सिबलिंग रेड है, एक सिबलिंग 22 जो है वो ब्लैक है। इस केस में हम रोटेशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हम 18 को करते हैं राइट रोटेट। So if you have a parent which has like different colors children, आप 18 को राइट रोटेट करते हैं। 18 को राइट रोटेट करने का मतलब क्या होगा कि 22 18 के ऊपर आ जाएगा, राइट। 18 को राइट रोटेट करने का मतलब क्या होगा, सॉरी 18 को राइट, सॉरी अगेन इट्स सच लाइक मैसी थिंग। 18 को राइट रोटेट करने का मतलब क्या होगा, लेफ्ट नहीं करना राइट करना है। 18 को राइट रोटेट करने का मतलब क्या होगा कि 10 18 के ऊपर आ जाएगा, और 10 के जो लेफ्ट चाइल्ड ब्रांच है वो 18 की राइट चाइल्ड ब्रांच बन जाएगी, ऐसा ही होगा ना। हमने 18 को करना है राइट रोटेट, इसका मतलब यह है कि 10 18 के ऊपर आ जाएगा, 18 10 का राइट चाइल्ड बन जाएगा, और 10 के जो राइट चाइल्ड हैं वो 18 के लेफ्ट चाइल्ड बन जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक नाउ, राइट। सो 10 18 का पेरेंट बन गया, 18 10 का राइट चाइल्ड बन गया, और 10 के राइट चिल्ड्रन 18 के लेफ्ट चिल्ड्रन बन गए in the same order as they were. Okay, now we are at this point, अगर अब हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, ठीक है। सो अब इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमें इस साइड पे ब्लैक नोड मिल रही है, उस पहले हमें इस साइड पे लाइक ब्लैक नोड मिल रही थी, इस केस में हमें इस साइड पे ब्लैक नोड मिल रही है, हम 7 के ऊपर लेफ्ट रोटेट अप्लाई करते हैं। 7 के ऊपर अगर आप लेफ्ट रोटेट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 7 का पेरेंट बन जाएगा, और 10 का जो लाइक लेफ्ट चाइल्ड है वो 7 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। सो दिस विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस। तो 7 10 का चाइल्ड बन गया, और 10 का जो अपना लेफ्ट चाइल्ड था 8, वो 7 का राइट चाइल्ड बन गया, विच इज 8 इन दिस केस, ठीक है। एंड नाउ यू लाइक डू द रीकलरिंग अगेन। अब आप रीकलरिंग जो करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपने 10 को ब्लैक कर दिया, 7 को रेड कर दिया। 10 को ब्लैक करने से और 7 को रेड करने से हम एक फाइनल स्टेबल स्टेट पे पहुंच गए, जहां हमारे पास रेड ब्लैक ट्री की तमाम प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हो रही हैं। अब अगर हम पीछे जाएं और इस ट्री को फ्रॉम ओरिजिन देखें, इसकी हाइट अगर आप देखें तो कितनी है, लाइक इसमें 0 1 2 3 तीन लेवल्स हैं, ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पे पीछे जाएं तो यहाँ हमने 15 इंसर्ट किया था, तो ये 0 1 2 3 4 लेवल्स, यानी इसमें नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज कर गए थे, बढ़ गए थे, ठीक है। अगर ये बाइनरी सर्च ट्री होता तो हम इसको कुछ ना कहते, ये ऐसे ही रहता, ठीक है। लेकिन रेड ब्लैक ट्री प्रॉपर्टीज की वजह से हमने वायलेशन को खत्म करने के लिए जो कलर रीकलरिंग की और रोटेशन की, उसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि इसके जो नंबर ऑफ लेवल्स बढ़े थे वो बढ़ के फिर एक बार कम हो गए।
अगर आप फाइनल ट्री देखें तो फाइनल ट्री में फिर आपके पास नंबर ऑफ लेवल 0 1 2 3 ही हैं, 4 नहीं है, राइट। सो बेसिकली जो रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज हैं उनको एंश्योर करते हुए हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाती है कि जो ट्री की हाइट है वो बैलेंस्ड रहती है। So it does not go beyond that logarithmic factor that we want it to bind it on. ठीक हो गया? You'll go through it, you'll get it, right? आप इसमें से दोबारा गुजरेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, right? So that's it for red black trees. इसका सूडो कोड जो है वो भी इसको एक्सप्लेन करता है. दैट इज सिंपल इनफ, दैट इज प्रीटी मच द सेम एज वी डिड फॉर लाइक. लेकिन ये जो इसकी इंसर्शन वैसे ही है जैसे बाइनरी सर्च ट्री में होती है, लेकिन इंसर्शन के बाद फिर आपको एक मजीद एल्गोरिदम इसमें देखना पड़ता है विच बेसिकली डज द इंसर्शन फिक्स थिंग. इंसर्शन फिक्स के अंदर ये इसका रोटेशन एल्गोरिदम है और ये इंसर्ट है. ये इंसर्ट बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे बाइनरी सर्च ट्री में काम कर रहा था. वी हैव ऑलरेडी सीन इट देयर. ठीक है, एक फर्क इसमें ये है कि ये इंसर्शन करने के बाद एक और एल्गोरिदम कॉल करता है, दैट इज दिस आरबी इंसर्ट फिक्सअप. ठीक है, जो फिक्सअप है बेसिकली ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जो आपकी रोटेशंस हैं और जो आपकी कलर्स हैं वो सारी वायलेशंस हैंडल होके आपके ट्री का जो फाइनल साइज है वो बिल्कुल वही बन जाए जो आप चाहते हैं. सो ये फिक्सअप का एल्गोरिदम पर्टिकुलरली इस केस को हैंडल करता है जो अभी हम यहाँ पे रन करते हुए उसका ट्रेस देख रहे थे. Okay, so that's where we ended today.